हाय हेलो इन्वेस्टर्स। इस वीडियो के अंदर हम जो है ना एक बहुत इंटरेस्टिंग कंपनी के बारे में डिस्कस करेंगे। कंपनी का नाम है केन्स टेक्नोलॉजीज और हमने जो है ना चैनल के ऊपर जो है बहुत बार जो है केन्स को कवर कर रखा है। अब जब हम केन्स की बात करते हैं ना तो ये कंपनी जो है ना आपकी प्रॉक्सी बनकर आती है आपके सेमीकंडक्टर सेक्टर के लिए, रेलवे सेक्टर के लिए, एरोस्पेस सेक्टर के लिए और इसके साथ साथ आपके ईएमएस सेक्टर के लिए। जब मैं केन्स टेक्नोलॉजीज की बात करता हूँ तो पहले जो है ना आपको कभी भी किसी भी कंपनी का बिजनेस मॉडल समझना जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो जब हम केन्स के बिजनेस मॉडल के बारे में बात कर रहे हैं ना तो ये कंपनी जो है ना आपके ईएमएस स्पेस के अंदर आती है। और जब मैं ईएमएस स्पेस की बात करता हूँ तो ओवरऑल गवर्नमेंट के तरफ से जो है ना हमें इस सेक्टर के अंदर जो है ना हमें बहुत ज़्यादा टेलविंड देखने मिल रही है, क्योंकि ईएमएस सेक्टर के अंदर जो भी प्लेयर्स है ना गवर्नमेंट इन सारे प्लेयर्स को जो है पीएलआई बेनिफिट्स प्रोवाइड कर रही है और भी बाकी गवर्नमेंट स्कीम्स है जिनके बेनिफिट जो है आपके ईएमएस प्लेयर्स को मिल रहे हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ओवरऑल गवर्नमेंट साइड से जो है हमें टेलविंड्स बहुत ज़्यादा देखने मिल रही है। और जो भी सेक्टर के अंदर हमें टेलविंड्स देखने मिल रही है, जैसे कि जब मैं डेटा सेंटर की बात करूँ, सेमीकंडक्टर की बात करूँ, तो वो सारे स्पेस के अंदर जो है ना हमें केन्स काम करता हुआ देखने मिलता है। तो इस रीज़न से अगर आप देखोगे तो केन्स का जो प्राइस टू अर्निंग्स का मल्टीपल है ना वो बहुत ज़्यादा हाइयर है, क्योंकि ये आपके सारे टेलविंड्स वाले इंडस्ट्री के अंदर काम करता है। जब आपकी कोई भी कंपनी होती है जो कि आपके सारे टेलविंड्स वाले इंडस्ट्री के अंदर काम करती है, वहाँ पे अगर आप देखोगे तो मार्केट जो है ना उन कंपनीज को जो है कभी भी हाइयर वैल्यूएशन देता है। और एक और चीज जो कि आपको ध्यान रखनी पड़ेगी कि ईएमएस कंपनीज के अंदर मार्केट जो है ना फ्यूचर को सोचकर वैल्यू कर रहा है। तो यहाँ पे हमारा जो गवर्नमेंट है ना वो मैक्सिमम बेसिस पे ट्राई कर रहा है कि हर एक चीज जो कि मैन्युफैक्चर हो, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स हो गया, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक के कंपोनेंट्स हो गए या फिर आपके इक्विपमेंट्स हो गए, तो सारी चीजें जो है ना इंडिया के अंदर बने। तो इसलिए गवर्नमेंट भी जो है स्टेप्स ले रहा है कि भाई जो हो इंडिया के अंदर हो। इस रीजन से भी जो है आपके ईएमएस कंपनीज को जो है इतने ज़्यादा बेनिफिट्स मिल रहे हैं गवर्नमेंट की तरफ से। तो यहाँ पे अगर हम केन्स की बात करें ना तो केन्स आपके कौन से सेगमेंट के अंदर काम करता है ना वो समझना जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये कंपनी आपके ऑटोमोटिव, इंडस्ट्रियल सेगमेंट, एरोस्पेस सेगमेंट, रेलवे सेगमेंट, आईओटी सेगमेंट, मेडिकल सेगमेंट और आपके सेमीकंडक्टर स्पेस के अंदर जो है ना कंपनी काम करती है। तो कंपनी के कितने रेवेन्यूज हमें ऑटोमोटिव से देखने मिलते हैं? कंपनी के अबाउट 24% ऑफ रेवेन्यूज हमें ऑटोमोटिव से देखने मिल रहे हैं। इंडस्ट्रियल से इनके मैक्सिमम रेवेन्यूज आते हैं 59% के आसपास, एरोस्पेस से 1% के आसपास, मेडिकल से 2% और रेलवे से 7% के आसपास आते हैं। अब कंपनी का जो रेलवे वाला डिवीजन है ना हमें बहुत टाइम बाद जो है उस डिवीजन के अंदर जो है ग्रोथ देखने मिल रही है, क्योंकि इसके पहले जब मैं रेलवे डिवीजन की बात करूं तो वो मोर और लेस जो है ना कंपनी के लिए जो है कहीं ना कहीं म्यूटेड ही था। क्या रीजन बनकर आता है? क्योंकि पहले जो है हमें इलेक्शन देखने मिल रहे थे। इलेक्शन के टाइम पे गवर्नमेंट की जो है आपकी बाकी चीज़ों पे स्पेंडिंग थोड़ी रिड्यूस हो जाती है और नया गवर्नमेंट आता है, तो इम्पैक्ट जो है हमें ओवरऑल सारे सेक्टर्स के ऊपर देखने मिला था। इंफ्रा सेक्टर हो गया, आपको याद होगा पॉलीकैब और केईआई के अंदर भी जो है हमें ग्रोथ स्लो डाउन होते हुए देखने मिली। तो पूरे रेलवे सेक्टर के अंदर स्लो डाउन था, लेकिन अभी पिछले एक क्वार्टर से जो है हमें रेलवे सेक्टर के अंदर सारी चीज़ें जो है पिकअप करते हुए देखने मिल रही है सारी कंपनीज के अंदर। तो जब हम एम्बर के अंदर भी देखें तो एम्बर का जो रेलवे वाला डिवीजन है ना वो जो है हमें पिछले 2 क्वार्टर से जो है पिकअप करता हुआ देखने मिल रहा है और मैनेजमेंट जो है ना ये वाले डिवीजन को लेकर जो है फिर से बुलिश हो गया है। जहां पे एम्बर का मैनेजमेंट अगर आप देखोगे तो रेलवे का जो गाइडेंस है ना वो डबल करने का गाइड कर रहा है। अब केन्स को रेलवे सेक्टर के अंदर ऑर्डर्स कहां से मिल रहे हैं? आपके कवच के थ्रू मिल रहे हैं। तो ओवरऑल कवच के अंदर भी जो है बहुत ज्यादा टेलविंड्स है। और जो एचबीएल इंजीनियरिंग और कर्नेक्स माइक्रो सिस्टम जैसी जो कंपनीज है जो कि आपके कवच के अंदर काम करती है, एचबीएल के भी Q2 के नंबर्स बड़े स्ट्रॉन्ग है। तो वहां पे अगर आप देखोगे तो उधर क्या हो रहा है कि ये कंपनीज पहले बोलती थी कि भाई हमारे पास जो है ना ड्रॉट ऑफ ऑर्डर्स है, मतलब ऑर्डर है ही नहीं, और अभी वी आर फ्लडेड विद ऑर्डर्स, मतलब इतना ऑर्डर है कि हम कुछ कर ही नहीं सकते। तो इतना ज़्यादा अच्छा खासा एग्जीक्यूशन हमें कवच के साइड पे देखने मिल रहा है। तो आपके केन्स जो कंपनी है ना वो आपके कवच सिस्टम के लिए अप्रूव हो चुकी है। तो यहाँ से भी जो है इनको अच्छा खासा एक्शन देखने मिल सकता है जब मैं कवच की बात करूँ इन टर्म्स ऑफ ऑर्डर। फिर इसके बाद अगर हम ओईएम वाइज स्प्लिट देखें तो यहाँ पे कंपनी के मैक्सिमम रेवेन्यूज टर्नकी और बॉक्स बिल्ड से आते हैं। और ये रीजन होता है जिसकी वजह से जब आप एम्बर जैसी कंपनीज के देखोगे एबिटा मार्जिन वही 7-8% के आसपास, पीजीएल जैसी कंपनीज के देखोगे वही % के आसपास काम करती है। लेकिन केन्स जो है ना आपके हायर मार्जिन सेगमेंट के अंदर काम करती है, जैसे कि ये आपके कॉम्प्लेक्स सेगमेंट के अंदर काम करती है। तो आप जितना ज्यादा कॉम्प्लेक्स सेगमेंट के अंदर काम करते हो उसके तरफ से अगर आप देखोगे तो आपके मार्जिन जो है ना उस रीजन से इंक्रीज हो जाते हैं। तो इसलिए केन्स के मार्जिन आपके 15, 16, 17% के आसपास जो है जा चुके। तो इस रीजन से
से केन्स के मार्जिन अगर आप देखोगे तो हायर साइड पे। एक और कंपनी है एमट्रॉन इलेक्ट्रॉनिक्स, मैंने उसके ऊपर चैनल पे वीडियो कवर करा हुआ है। एमट्रॉन को भी 2 से 3 बार हमने चैनल पे कवर किया हुआ है। तो वो भी आपके बॉक्स बिल्ड के अंदर काम करता है। जब आपका बॉक्स बिल्ड का शेयर इंक्रीज होता है ना, तब आपके मार्जिन अगर आप देखोगे तो वो जो है हमें इंक्रीज होते हुए देखने मिलते हैं। कंपनी के बचे हुए अबाउट 48% ऑफ रेवेन्यू जो है हमें पीसीबीए से देखने मिलते हैं। अभी ये लोग जो है डिजाइन वाले वर्टिकल के अंदर भी स्केल कर रहे हैं, ताकि कंपनी के अंदर जो है हमें प्रॉपर इंटीग्रेशन देखने मिले। तो किसी भी कंपोनेंट का अगर आप देखोगे तो डिजाइन से लेके मैन्युफैक्चरिंग तक सारी चीजें जो है केएनसी करेगा। तो ये पहले ईएसएम के अंदर थे, अब ये लोग जो है ईएसडीएम प्लेयर बन रहे हैं। मतलब पहले ये लोग सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग के अंदर थे, अब मैन्युफैक्चरिंग से डिजाइनिंग हर चीज जो है केएनसी करेगा। तो इसलिए इनका जो ओडीएम वाला डिवीजन है ना, वहां से जो है हमें रेवेन्यू जो है स्केल होते हुए देखने मिल रहे हैं। फिर इसके बाद जब मैं बात करूं तो केन्स जो है आपका ईएसडीएम प्लेयर बन रहा है। जब आप ईएसडीएम प्लेयर बनते हो ना, तब आपके कॉन्ट्रैक्ट्स अगर आप देखते हो तो थोड़े स्टिकी होते हैं। तो क्लाइंट जो है आपके साथ ज़्यादा काम करना जो है प्रेफर करते हैं। फिर इसके बाद अगर हम बात करें तो केन्स का जो है ओसैट के अंदर भी प्लांट आ रहा है। तो ओसैट के अंदर ये लोग अगेन एचडीआई पीसीबी के अंदर भी जो है ये लोग एक्सपांड कर रहे हैं। तो सनंद के अंदर जो है केन्स का ओसैट वाला प्लांट आ रहा है, जहाँ से केन्स को जो है अच्छे खासे रेवेन्यू जो है हमें इन कमिंग ईयर्स देखने मिल सकते हैं। और केन्स आपके पीसीबी पे भी फोकस कर रहा है, ईएमएस पे भी फोकस कर रहा है और ओसैट पे भी फोकस कर रहा है। अब ओसैट के अंदर क्या होता है, ये केन्स का जो है सेमीकंडक्टर वाला सेगमेंट है, जहाँ पे ये सेमीकंडक्टर चिप्स को जो है असेंबल करेगा और फिर उनको जो है टेस्टिंग करेगा और उन्हें पैकेज कर कर जो है अपने क्लाइंट्स को देगा। तो इस तरीके से जो है कंपनी ओसैट के अंदर काम करने वाली है। ये अगर आप देखोगे आपके सामने तो केन्स का जो है आपको प्रोडक्ट मिक्स दिख रहा है, जहां अगेन ऑटोमोटिव के अंदर ये लोग आपका क्लस्टर पीसीबी ये करते हैं। तो केन्स मोटा मोटा अगर आप देखोगे तो प्रिंटेड सर्किट बोर्ड के अंदर काम करता है। किसी भी कंपोनेंट के अंदर, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट के अंदर वो ग्रीन कलर का होता है ना, जिस पे ब्लैक ब्लैक लगा होता है कंपोनेंट वगैरह, आप देखना, कभी खोला नहीं है ना, खोल कर देखना कोई तो डिवाइस, घर का खोल कर देखना। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे ना, तो ये पीसीबी है, उसको प्रिंटेड सर्किट बोर्ड बोलते हैं। तो उसके ऊपर जो कंपोनेंट्स को असेंबल करता है ना, वो आपका केन्स काम करता है। तो इस तरीके से पीसीबीए के अंदर ये डिफरेंट सेक्टर्स को कैटर करते हैं। तो मेडिकल के अंदर ये लोग कंट्रोलर यूनिट्स के अंदर काम करते हैं, ईवी के अंदर, इंडस्ट्रियल के अंदर ये लोग स्मार्ट मीटर के अंदर काम करते हैं। स्मार्ट मीटर से भी जो है कंपनी को अच्छी खासी ग्रोथ दिखनी स्टार्ट हो गई है पिछले 2 क्वार्टर से। जीनस पावर ने भी अगर आप देखोगे तो उनका जो स्मार्ट मीटर का गाइडेंस है वो उन्होंने इंक्रीज करा हुआ है। और इस रीजन से अगर आप ओवरऑल मोटा मोटा देखोगे तो स्मार्ट मीटर के अंदर जो ग्रोथ है ना, वो हमें फिर से देखने मिल रही है। बट स्मार्ट मीटर केन्स का मैक्सिमम रेवेन्यू जो है कंस्टिट्यूट नहीं करता। हमारा पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का जो मास्टर क्लास है, दोनों का लिंक जो है ना मैंने कमेंट सेक्शन के अंदर दिया हुआ है। जीरो टू हीरो मास्टर क्लास के अंदर आप क्या सीखते हो, आप सीखते हो कि आप किस तरीके से जो है कॉन कॉल डिकोड कर सकते हो, आप जो है किस तरीके से जो है मार्केट के अंदर मेगा ट्रेंड्स आइडेंटिफाई कर सकते हो। क्योंकि एआई के वजह से अगर आप देखोगे तो डेटा जो है ना एक कमोडिटी हो चुकी है, लेकिन कॉन कॉल को पढ़कर हम किस तरीके से हमारे दिमाग के अंदर डॉट्स कनेक्ट कर सकते हैं, किस तरीके से हमें कंपनी के रिजल्ट्स इंटरप्रेट करने चाहिए, किस तरीके से जो है, क्योंकि आधे से ज्यादा लोगों को अगर आप देखोगे तो रिजल्ट किसी भी कंपनी के, किसी भी इंडस्ट्री के किस तरीके से देखते वो ही नहीं आता। इसके साथ साथ अगर आप देखोगे तो आप जो है यहाँ पे एआई को यूज करना सीखोगे। आप सीखोगे कि किस तरीके से आप जो आपके इन्वेस्टमेंट जर्नी के अंदर, आप इक्विटी रिसर्च के अंदर एआई यूज कर सकते हो और आपका टाइम सेव कर सकते हो। इसके साथ साथ यहाँ पे जो है मैंने आपको सिखाया कि क्या चीजें जो है आपको डिफरेंट सेक्टर्स के अंदर ट्रैक करनी चाहिए, जहां पे मैंने आपको एक स्टॉक मार्केट चेकलिस्ट दी है और इसके साथ साथ डिफरेंट सेक्टर्स के लिए डिफरेंट चेकलिस्ट दी हुई है। तो यहाँ पे आप सीखोगे कि कौन से सेक्टर के अंदर, जैसे कि कैपिटल गुड्स के अंदर हमें कुछ और ट्रैक करना पड़ता है, ऑटोमोबाइल सेक्टर के अंदर हमें कुछ और ट्रैक करना पड़ता है, ईपीसी कंपनीज के अंदर कुछ और ट्रैक करना पड़ता है, जब कैपिटल मार्केट कंपनीज की बात करें तो वहां पे हमें कुछ और ट्रैक करना पड़ता है। और इस तरीके से डिफरेंट सेक्टर के अंदर हमें डिफरेंट चीजें ट्रैक करनी होती है। तो ये सारी चीजें जो है मैंने बहुत डिटेल के अंदर जो है जीरो टू हीरो मास्टर क्लास के अंदर सिखाई हुई है। तो इस मास्टर क्लास के अंदर आपको जो वैल्यू मिलती है ना बॉस, इन टर्म्स ऑफ नॉलेज, वो जो है 100x ज्यादा है जो आप प्राइस पे कर रहे हो। तो प्राइस कुछ नहीं है, सिर्फ 3499 जो है मैंने इसका प्राइस रखा हुआ है। और इसके अंदर आप सीखते हो कि किस तरीके से जो है प्रैक्टिकली वैल्यूएशन कर सकते हो, किस तरीके से जो है मैं स्टॉक स्क्रीन करता हूं, किस तरीके से मैं अपना टेक्नो फंडा अप्रोच यूज करता हूं, जहां पे मैं टेक्निकल्स को यूज कर जो है स्टॉक स्क्रीन करता हूं, और किस तरीके से फंडामेंटली जो है इन कंपनीज के अंदर कैटलिस्ट ढूंढता हूं, और इसके बाद मैं मार्केट के अंदर किस तरीके से अपॉर्चुनिटीज ढूंढता हूं। अगर आपको पता होगा तो मैं 600+ कंपनीज ट्रैक करता हूं। और जीरो टू हीरो के अंदर मैंने जो है, अगर आप देख रहे हो तो ओवर 500+ कंपनीज जो है डिस्कस कर रखी है। तो यहाँ पे अगेन आपको जो है इन कंपनीज का बिजनेस मॉडल भी समझ जाएगा। फिर इसके बाद जब मैं पोर्टफोलियो मैनेजमेंट मास्टर क्लास की बात करूं तो इसका लेंथ अगर आप देखोगे तो 10 आवर्स के आसपास है। जीरो टू हीरो का जो है आपको 20 आवर्स के आसपास देखने मिलेगा। जीरो टू हीरो आपको सिखाएगा कि किस तरीके से आप इक्विटी रिसर्च कर सकते हो, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट आपको ये सिखाएगा
सिखाएगा कि किस तरीके से जो है ना आप आपका खुद का पोर्टफोलियो मैनेज कर सकते हो। तो यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे आप सीखोगे कि किस बेसिस पे जो है हमें किसी भी स्टॉक के अंदर ऐड करना चाहिए, किस बेसिस पे जो है हमें किसी भी स्टॉक के अंदर जो है अपनी पोजीशन कट करनी चाहिए। जहाँ पे मैंने आपको मेरा जो है करंट पोर्टफोलियो दिखाया हुआ है और यहाँ पे मैंने आप लोगों से डिस्कस किया हुआ है कि क्या बेसिस पे मैंने किसी भी कंपनी के अंदर ऐड किया या क्या बेसिस पे जो है मैंने किसी भी स्टॉक से जो है अपनी पोजीशन रिड्यूस की। तो ये सारी चीजें जो है ना बहुत डिटेल के अंदर मैंने पोर्टफोलियो मैनेजमेंट मास्टर क्लास के अंदर डिस्कस करी हुई है। और इसके बाद मैं आपको यह बात बता सकता हूं कि आप कभी भी जो है ना किसी भी स्टॉक के अंदर जो है फंसोगे नहीं, क्योंकि दोनों मास्टर क्लास के अंदर जो है मैंने आपको सारी चीजें जो है बहुत ज्यादा प्रैक्टिकली सिखाई हुई है। और दोनों मास्टर क्लास की अगर आप रिकॉर्डिंग्स देखोगे तो आपको लाइफ टाइम एक्सेस मिलती है। फिर यहाँ पे दोनों मास्टर क्लास का प्राइस कुछ भी नहीं है। जब आप पोर्टफोलियो मैनेजमेंट मास्टर क्लास का प्राइस देखोगे तो इसका प्राइस जो है सिर्फ 1499 है। तो आप इमेजिन करो कि सिर्फ 5000 रुपीज में अगर आप दोनों को ले लेते हो, दोनों का लिंक मैंने नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर दिया हुआ है, सिर्फ 5000 रुपीज में आप जो है स्टॉक मार्केट के अंदर एक लाइफ लॉन्ग स्किल सेट बिल्ड कर सकते हो। अभी भी स्मार्ट मीटर से कंपनी को जो है थोड़े बहुत ही रेवेन्यूज आते हैं। अभी भी केन्स का अगर हम रेवेन्यू मिक्स देखें तो 91% ऑफ कंपनी के रेवेन्यूज इंडिया से आते हैं, नॉर्थ अमेरिका से 5%, यूरोप से जो है कंपनी के 4% ऑफ रेवेन्यूज आते हैं। और कस्टमर कंसंट्रेशन की बात करें तो इनके जो टॉप 5 कस्टमर्स है ना कंपनी के, वो 46% के आसपास है। और टॉप 1 कस्टमर की मैं बात करूँ तो 16% के आसपास है, जो कि भाई अभी भी ज़्यादा है, लेकिन स्टिल ओवरऑल कंपनी का जो कस्टमर कंसंट्रेशन है ना वो इतना ज़्यादा नहीं बनकर आता है। अब केन्स के केस में अगर आप देखोगे तो इनका कस्टमर बेस बड़ा सॉलिड है, जहां रेलवेज के अंदर सीमेंस, हिताची जैसे प्लेयर्स के साथ ये लोग काम करते हैं, मेडिकल के अंदर बीट हो गया, अगापे जैसे प्लेयर्स हो गए, एरोस्पेस के अंदर कैनियन जैसे प्लेयर्स हो गए, टॉनबो जैसे प्लेयर्स हो गए, फिर यहाँ पे ऑटोमोटिव के अंदर आईजेएल जैसे प्लेयर्स के साथ ये लोग काम करते हैं। तो ओवरऑल ये बनकर आती है केन्स की बात। अब ये कहाँ एक्सपांड कर रहा है अगर आप देखोगे तो कंपनी की टोटल 25 प्लस के आसपास, 25 प्लस के आसपास जो है SMT लाइन से, फिर इसके साथ साथ 70 के आसपास THD लाइन से। एमट्रॉन का अगर आप देखोगे स्केल कंपेयर करोगे केन से तो बहुत ज़्यादा छोटा है, जहाँ पे उनकी सिर्फ 5 SMT लाइन से, केन्स की अगर आप देखोगे तो 25 प्लस है। तो स्केल वाइज केन्स जो है ना एमट्रॉन से बहुत ज़्यादा बड़ा है, और इतने बड़े बेस पे भी केन्स जो है इतना ज़्यादा फास्ट ग्रो कर रहा है, जो कि मुझे केन्स के बारे में जो है ना बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग बात लगकर आती है। अब इसके बाद अगर हम बात करें ना तो ओवरऑल आपका जो EHDM इंडस्ट्री है ना वो एक्सपेक्टेड है कि ग्रो करेगा आपका 5.2% CAGR में एक्सपेक्टेड है आपका CY27 तक। फिर इसके बाद अगर आप देखोगे तो आपका PCBA इंडस्ट्री भी जो है बहुत ज़्यादा फास्ट ग्रो करना एक्सपेक्टेड है, और ओवरऑल EMS सेक्टर के अंदर भी जो है अच्छी खासी ग्रोथ एक्सपेक्टेड है। अब ये हो गया केन्स के बिजनेस मॉडल की बात, हमने बात कर ली कि कौन से सेगमेंट्स के अंदर कंपनी काम करती है। अब बात करते हैं कि बॉस नंबर्स किस तरीके से आए, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो Q1 के अंदर अगर आप देखोगे तो इन्होंने अगेन 34% की ग्रोथ दिखाई। एक्सपेक्टेशंस थी कि कंपनी के अंदर हमें थोड़ी हायर ग्रोथ देखने मिलेगी, क्योंकि इन्होंने 60% टॉप लाइन का जो है गाइडेंस देकर रखा हुआ है। तो उस हिसाब से अगर आप H1 के अंदर देखोगे ना तो H1 के अंदर हमें कंपनी जो है गाइडेंस को अंडर परफॉर्म करते हुए देखने मिलती है। बट यहाँ पे मैनेजमेंट ने बोला है कि इनका जो फुल ईयर का गाइडेंस है 4500 करोड़ का, वो ये लोगों ने जो है इंटैक्ट रखा हुआ है। तो हमें कंपनी के जो रेवेन्यूज है ना वो H2 हैवी इस बार देखने मिलेंगे, और ऑल टाइम केन्स के अगर आप नंबर्स देखोगे तो H2 हैवी ही होते। तो मैनेजमेंट ये बोल रहा है कि गाइडेंस जो है हमारा मोर और लेस सेम ही रहेगा, हम गाइडेंस को अंडर परफॉर्म नहीं करने वाले। मैनेजमेंट ने गाइडेंस मेंटेन कर रखा है, और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो अगेन H2 के अंदर जो है ना हमें अच्छी खासी ग्रोथ देखने मिलेगी कंपनी के अंदर। तो Q3 और Q4 इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ जो है बहुत ज़्यादा सॉलिड क्वार्टर्स हो गए कंपनी के लिए। तो ये इंटरेस्टिंग बात लगी मुझे लगा कि केन्स गाइडेंस रिड्यूस कर देगा जिस हिसाब से हमें Q1 का परफॉर्मेंस देखने मिला था। ओवरऑल कंपनी के मार्जिन्स भी जो है हमें इंक्रीज होते हुए देखने मिल रहे हैं, जिस रीजन से हमें कंपनी के अंदर स्ट्रॉन्ग पैड ग्रोथ देखने मिली है। तो यहाँ पे केन्स ने Q2 के अंदर हमें जो है कंपनी के अंदर 102% के आसपास की पैड ग्रोथ देखने मिली है, जो कि बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। और नेट मार्जिन अगर आप देखोगे, नेट प्रॉफिट मार्जिन, तो वो भी जो है हमें 2.9% के आसपास जो है इंक्रीज होते हुए देखने मिले। तो ओवरऑल डायरेक्शनली अगर आप देखोगे तो कंपनी सही डायरेक्शन के अंदर जा रही है, और Q2 के भी जो है कंपनी के नंबर्स अच्छे हैं। बस H1 के अंदर कंपनी ने अंडर परफॉर्म किया, लेकिन मैनेजमेंट बोल रहा है कि गाइडेंस इंटैक्ट है, तब तो कोई इतना दिक्कत वाला इशू नहीं है। फिर इसके बाद अगर मैं बात करूं तो कंपनी का जो मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म वाला गाइडेंस है ना वो मुझे बड़ा स्ट्रांग लगा। तो मीडियम टर्म में और लॉन्ग टर्म के हिसाब से अगर आप कैलकुलेट करोगे तो FY27-28 के लिए ये लोग कुछ $1 बिलियन के आसपास का गाइडेंस दे रहे, और आपका FY30 के लिए ये लोग $2 बिलियन के आसपास का गाइडेंस दे रहे। तो मोटा मोटा अगर आप देखोगे तो कंपनी 40% CAGR के आसपास अपना रेवेन्यू ग्रो करेगा, उस लेवल का जो है कंपनी गाइडेंस दे रहा है।
तो ये एक इंटरेस्टिंग बात बनकर आती है। इसके साथ साथ अगर आप केन्स के मार्जिन्स पे फोकस करोगे तो हमें मार्जिन जो है इंक्रीज होते हुए देखने मिलते हैं। इसका क्या रीज़न है? इसका रीज़न बड़ा सिंपल है कि कंपनी आपका बैकवर्ड इंटीग्रेशन कर रही है, ईएसडीएम के अंदर भी काम कर रही है। तो आपका ये ईएसडीएम, ईएसएम से ईएसडीएम जाना ना, ये भी एक टाइप का बैकवर्ड इंटीग्रेशन ही है, ताकि आप आपके क्लाइंट्स को जो है बेटर केटर कर पाओ। तो यहाँ पे इस रीज़न से जो है हमें कंपनी के मार्जिन इंक्रीज होते हुए देखने मिले। इसके साथ साथ इन्होंने ऑगस्ट इलेक्ट्रॉनिक्स का भी एक्विजिशन करा है, तो उस रीज़न से भी हमें कंपनी के मार्जिन इंक्रीज होते हुए देखने मिलेंगे। और यहाँ पे मोटा मोटा अगर आप देखोगे तो कंपनी जो है आपके कॉम्प्लेक्स वर्टिकल्स के अंदर काम करती है। तो केन्स का जो मैनेजमेंट है ना, उन्होंने ऑलरेडी बता दिया था कि इनके जो एबिटा मार्जिन है ना, वो इन्हें 0.5% के आसपास जो है इंक्रीज होते हुए देखने मिलेंगे। तो इन्होंने यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 15% का एबिटा बनाया था FY25 के अंदर, जो कि हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि FY26 के अंदर हमें 16% का एबिटा देखने मिल सकता है। फिर इसके बाद ओवरऑल कंपनी के वर्किंग कैपिटल डेज के अंदर जो है मैनेजमेंट बोल रहा है कि हमें वर्किंग कैपिटल के अंदर इंप्रूवमेंट देखने मिलेगा। अभी रिसीवेबल्स अगर आप केन्स के देखोगे तो थोड़े हाईयर साइड पे, जिस पे मैनेजमेंट अगेन ये बता रहा है कि ये लोग रिसीवेबल्स को जो है डिस्काउंट करने वाले। इस रीज़न से अगर आप देखोगे तो हमें जो है कंपनी के पास फिर से जो है कैश आता हुआ देखने मिलेगा। अब ये जो है वन ऑफ होगा, तो इससे वर्किंग कैपिटल जो है ना कंपनी का हमें बहुत ज़्यादा बेटर देखने मिलेगा, क्योंकि ये लोग बिल डिस्काउंटिंग कर रहे हैं। अब बिल डिस्काउंटिंग माने क्या? यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपके पास जो है ना रिसीवेबल्स पड़े आपके क्लाइंट के, तो आप क्या करोगे, एक बैंक के पास जाओगे, बैंक को बोलोगे कि भाई बैंक तू है ना, मुझे एक बिल डिस्काउंट करके दे दे मेरा। बिल डिस्काउंटिंग किस तरीके से होगा? आप ऑब्वियसली बैंक जो है आपके साथ ये फ्री में नहीं करेगा, बैंक जो है आपसे थोड़ा चार्ज लेता है। तो वहाँ पे अगर आप देखते हो तो जैसे कि 100 करोड़ के बिल पड़े हुए मेरे पास, मैं बैंक के पास जाऊंगा तो हो सकता है बैंक मुझे जो है 95 to 90 करोड़ के आसपास का इमीडिएट कैश दे दे। तो इससे कंपनी को फायदा क्या होता है कि एक तो आपका वर्किंग कैपिटल इंक्रीज हो जाता है, आपका रिसीवेबल डेज के अंदर हमें फॉल देखने मिलता है, कंपनी के जो रिसीवेबल्स है वो भी रिड्यूस हो जाते हैं, कंपनी के पास कैश भी आ जाता है और इमीडिएट पैसा मिल जाता है। तो ये जो है बिल डिस्काउंटिंग का फायदा है और मैनेजमेंट यही करने वाला है। इसके साथ साथ जब मैं इन्वेंट्री की बात करूं तो ये लोग वेंडर मैनेज्ड इन्वेंट्री पे फोकस कर रहे हैं। अभी केन्स क्या करता है कि इनके पास जो भी चीज़ें होती है ना केन्स के पास, वो इन्वेंट्री जो है खुद होल्ड करके रखता है रॉ मटेरियल की, तो इससे इनका इन्वेंट्री डेज जो है ना वो इंक्रीज हो रहा है। अब केन्स क्या करेगा पता है क्या? वो अपने वेंडर्स को ही बोलेगा कि भाई सप्लायर लोग आप एक काम करो, आप जो है ना आपकी इन्वेंट्री आपके पास ही रखो। तो इससे क्या होगा कि सप्लायर इन्वेंट्री होल्ड कर रखेंगे और केन्स को जो है ना ओवरऑल केन्स अपनी इन्वेंट्री जो है मेंटेन कर रखेगा। उसकी इन्वेंट्री पे हमें इतना ज़्यादा प्रेशर नहीं देखने मिलेगा और इन्वेंट्री भी इनकी थोड़ी लोअर साइड पे रहेगी। तो इससे मोटा मोटा अगर आप देखोगे तो हमें वर्किंग कैपिटल के अंदर जो है इंप्रूवमेंट देखने मिलेगा। अगर हमें कंपनी के वर्किंग कैपिटल के अंदर इंप्रूवमेंट देखने मिल रहा है तो ऑटोमेटिकली अगर आप देखोगे तो जो कैश फ्लोज है ना कंपनी के, वो जो है हमें बेटर होते हुए देखने मिलेंगे। FY25 की जब मैं बात करूं तो कंपनी ने नेगेटिव 82 करोड़ का ऑपरेटिंग कैश फ्लो जनरेट करा था। रीजन ये बनकर आता है कि इनकी रिसीवेबल जो है ना हमें बहुत ज़्यादा इंक्रीज होते हुए देखने मिले। मैक्सिमम बिलिंग जो है आपके Q4 के आसपास हुई, इस रीजन से हमें नेगेटिव कैश फ्लो देखने मिला। तो ओवरऑल मैनेजमेंट ये बता रहा है कि FY26 के अंदर जो है ना हमें इनका जो ऑपरेटिंग कैश फ्लो है ना वो जो है पॉजिटिव होता हुआ देखने मिलेगा। फिर इसके साथ साथ अगर बात करें तो केन्स के मैनेजमेंट ने ये भी बात अपने कॉन्फ्रेंस कॉल के अंदर बड़ी इंटरेस्टिंग की कि यार चीज़ें जो है ना आपके सिर्फ क्वालिटी पे नहीं चल रही है अभी। मतलब क्या कि सिर्फ क्वालिटी पे ही आपको ऑर्डर मिल जाएगा ऐसा नहीं होता है। अब आपको क्वालिटी के साथ एग्जीक्यूशन पे भी ध्यान देना पड़ेगा और फास्टर डिलीवरी पे भी ध्यान देना पड़ेगा। जैसे कि पीईबी सेक्टर के अंदर अगर आप देखोगे तो आरसीसी प्लेयर से कंपनी जो है पीईबी प्लेयर्स को क्यों प्रेफर कर रही है? एक तो वो लोग जल्दी डिलीवर कर रहे हैं, दूसरी चीज़ ये है कि इनका एग्जीक्यूशन बहुत ज़्यादा फास्ट है और कॉस्ट भी लोअर साइड पे। तो ओवरऑल अभी सिर्फ क्वालिटी की बात नहीं रही है, अभी एग्जीक्यूशन पे भी बातें शिफ्ट हो रही है। और पीईबी सेक्टर के अंदर भी अगर आप देखोगे तो ईपैक प्रीफैब जैसी कंपनीज है, उन्हें इतने अच्छे खासे ऑर्डर्स क्यों मिल रहे हैं? इंटरआर्क जैसी कंपनीज को उन्हें इतने अच्छे ऑर्डर्स क्यों मिल रहे हैं? क्योंकि वो क्वालिटी के साथ एग्जीक्यूशन पे भी ध्यान देते। तो इस तरीके से आपको जो है सोचना चाहिए। ओवरऑल रेलवेज वाला सेक्टर जो है कंपनी का वो पिक हो रहा है, तो कवच से जो है अगेन अच्छी खासी ग्रोथ आ रही है सेगमेंट के अंदर। और मैनेजमेंट ये बता रहा है कि ओसैट से जो है ना इन्हें अबाउट 4000 करोड़ के आसपास जो है ये लोग रेवेन्यूज कर सकते हैं ओसैट के थ्रू इन कमिंग 2-3 ईयर्स। तो वहाँ पे मोटा मोटा अगर आप देखोगे तो ये जो है ना केन्स के लिए एक बहुत इंटरेस्टिंग बात हो जाती है। क्यों हो जाती है? क्योंकि केन्स के अगर आप अभी रेवेन्यूज देखोगे ना तो 2722 करोड़ के आसपास है। ये लोग अब भी FY26 के अंदर 4600 करोड़ का गाइडेंस दे रहे हैं। तो 2-3 ईयर्स के अंदर कंपनी के 4000 करोड़ रेवेन्यू जो है ओसैट से ही आने वाले। तो ये जो है अगेन कंपनी के बारे में जो है एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बना देती है। और ओसैट के अंदर कंपनी के मार्जिन्स अगर आप देखोगे तो वो भी जो है हमें हाईयर साइड पे जो है इंक्रीज होते हुए देखने मिलेंगे। तो ये बन जाती है केन्स की बात। ओवरऑल ऑटोमोटिव सेक्टर की मैं बात करूँ तो Q1 के अंदर जो था ना ये स्पेस थोड़ा स्लो था,
बट अगेन Q2 के अंदर जो है ये स्पेस जो है फिर से जो है पिकअप करना स्टार्ट कर चुका है। अब कंपनी ने Q1 के आसपास QIP करी थी क्योंकि ये लोग जियोग्राफिकली भी एक्सपांड कर रहे थे और ये लोग डिज़ाइन वाले सेगमेंट के ऊपर भी फोकस कर रहे थे, तो इस रीज़न से जो है इन्होंने फंड उठाया था। अब ओसैट के लिए ये लोग कौन से क्लाइंट्स को टारगेट कर रहे हैं, इंडिया के अंदर भी ये लोग टारगेट करेंगे, लेकिन अभी नहीं कर रहे। जैसे इनकी फैसिलिटी लाइव होती है, ये लोग आपके बाहर के क्लाइंट जैसे कि जर्मन क्लाइंट और अमेरिकन क्लाइंट्स को टारगेट करेंगे। फिर उसके बाद मेन ओसैट को इनको गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही है, मोटा मोटा यही है कि आपको इंडिया के अंदर तो प्रोवाइड करना ही पड़ेगा। तो इंडिया के अंदर भी जो सेमीकंडक्टर की डिमांड है उसको भी ये लोग कैटर करेंगे, उसके लिए ये फैसिलिटी। लेकिन अगर आप मोटा मोटा देखोगे ना तो अभी करंटली इंडिया के अंदर इतना डिमांड नहीं है, तो इसलिए बाहर के क्लाइंट्स को जो है केटर करने वाले। इसके साथ साथ मैनेजमेंट ये बता रहा है कि ये लोग जो है अपने एक्सपोर्ट भी स्केल करेंगे। इंडिया के अंदर भी आपकी सेमीकंडक्टर के अंदर जो है डिमांड स्ट्रॉन्ग है और एक्सपोर्ट्स के अंदर भी जो है डिमांड जो है कंपनी की स्ट्रॉन्ग है। तो ये बनकर आती है कंपनी की बात, केन्स टेक्नोलॉजीज़ की बात। होपफुली आपको हमारा केन्स टेक्नोलॉजीज़ का वीडियो जो है पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, कंटेंट पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करो। और अब मैं आपके साथ छोटा मोटा एक बार जो है वैल्यूएशन का एक्सरसाइज कर लेता हूँ और आउटलुक के बारे में बात करता हूँ कि मेरा क्या आउटलुक है। तो जिन लोगों को गड़बड़ थी ना वो लोग जो है ऑलरेडी वीडियो छोड़कर भाग चुके। अब यहाँ पे मैं आपसे सीधा वैल्यूएशंस के बारे में बात करता हूँ। यहाँ पे केन्स के केस में अगर आप देखोगे तो स्टॉक जो है ना 115 के प्राइस टू अर्निंग्स के मल्टीपल पे ट्रेड कर रहा है। तो अब केन्स जैसी कंपनीज, पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट जैसी कंपनीज, ईपैक जैसी कंपनीज होती है, ये ऑलवेज हायर मल्टीपल पे ट्रेड करती है क्योंकि मार्केट जो है ना इन्हें हायर ग्रोथ के लिए जो है हायर मल्टीपल दे रहा होता है। डिक्सॉन के केस में भी अगर आप देखोगे तो अगेन कंपनी 69 के पी मल्टीपल पे ट्रेड करती है। पहले ये लोग ओवर 100 के पी मल्टीपल पे ट्रेड करते थे। रीज़न बड़ा सिंपल था कि हमें जो है ग्रोथ देखने मिलती है कंपनी के अंदर। अभी हालांकि डिक्सॉन ने अगर आप देखोगे तो Q2 के अंदर हमें डिक्सॉन के अंदर जो है ना ग्रोथ के अंदर जो है फॉल देखने मिला है। तो यहाँ पे ये हाई वैल्यूएशन कंपनीज के अंदर लोग बोलते हैं कि हमें कंपनीज के अंदर डी रेटिंग देखने मिलती है क्योंकि वैल्यूएशन जो है ना इन कंपनीज की एक्सपेंसिव होती है। इस तरीके से जो है एक्सक्यूज मी, इस तरीके से जो है ना मार्केट के अंदर चीज़ें नहीं चलती है। मार्केट के अंदर चीज़ें किस तरीके से चलती है, जब आपकी हाई वैल्यूएशन पे कंपनी है और एक दो क्वार्टर के अंदर अगर गलती से भी हमें ग्रोथ के अंदर स्लो डाउन होते हुए देखने मिला, तब हमें उस कंपनी के अंदर जो है ना डी रेटिंग देखने मिलता है क्योंकि उस कंपनी से जो मार्केट की एक्सपेक्टेशन होती है ना वो बहुत ज़्यादा हाई होती है। तो एक भी ऑर्डर खराब मतलब कंपनी के अंदर मैसिव डी रेटिंग, यही हमें केन्स के अंदर देखने मिला था। स्टॉक जो है 4000 के लेवल के आसपास चले गया था जब हमें जो है 30% की ग्रोथ देखने मिली थी Q3 के आसपास। तो स्टॉक के अंदर भी हमें मैसिव करेक्शन देखने मिला था। तो ये बनकर आती है आपके केन्स टेक्नोलॉजीज़ की बात। ओवरऑल कंपनी इंटरेस्टिंग है, अभी भी कंपनी ईएमएस स्पेस के अंदर मुझे सबसे इंटरेस्टिंग लगती है क्योंकि बहुत ज़्यादा हाई पेस पे ग्रो कर रही है। और वैल्यूएशन वाइज देखो हाई पीई के अंदर आपको एक चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी कि आप जो है ना इन कंपनीज़ को बहुत ज़्यादा क्लोजली मॉनिटर कर रहे हो। आपका एक एंट्री और एग्जिट फ्रेमवर्क होना चाहिए। अगेन एंट्री एग्जिट फ्रेमवर्क जो है मैंने आपको पोर्टफोलियो मैनेजमेंट मास्टर क्लास के अंदर जो है बहुत डिटेल के अंदर सिखाया। तो इसके बाद मैं आपको ये गारंटी कर सकता हूँ कि आप कभी भी जो है ना किसी स्टॉक के अंदर फंसोगे नहीं। तो आपका जब सही से एंट्री एग्जिट फ्रेमवर्क होता है ना, तब अगर आप एक चीज़ नोटिस करोगे तो आप उस टाइम पे जिस टाइम पे कंपनीज की ग्रोथ हमें स्लो डाउन होते हुए देखने मिलेगी किसी क्वार्टर में, तो आप वहाँ पे उन कंपनीज से बाहर निकल सकते हो और यही आपके लिए बेटर अप्रोच होता है क्योंकि गलती से भी ग्रोथ स्लो डाउन हो जाती है तो पी डी रेटिंग भयंकर देखने मिलता है। स्टॉक 40-50% से तो ऐसे ही करेक्ट हो जाता है। तो ऐसे कंपनीज के अंदर हमें ऐसा करेक्शन के लिए वेट करना चाहिए। अगर आपको प्ले करना है केन्स जैसी कंपनीज है, डिक्सॉन जैसी कंपनीज है, तो यहाँ पे आप थोड़ा बहुत करेक्शन के लिए वेट करो और थोड़ा मोटा एलोकेशन वगैरह जो है आप उस हिसाब से एलोकेट कर सकते हो। अगेन नॉट अ बाय सेल रिकमेंडेशन, मैं बस बता रहा हूँ कि मैं किस तरीके से सोचता हूँ। सो दिस इज ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पस। तो इस तरीके से जो है आप प्ले कर सकते हो। तो यूजुअली एलोकेशन वाइज अगर मैं बात करूँ तो स्टैगर्ड वे में ही जो है आपको ऐसी कंपनीज को प्ले आउट करना चाहिए। अगेन बहुत ज़्यादा हाई एलोकेशन पे भी आप इन कंपनीज को नहीं लेके जा सकते हो। रीज़न ये बनकर आता है कि वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा हाई होती है। तो गलती से भी अगर एक दो क्वार्टर की ग्रोथ खत्म हो गई तो आपका पोर्टफोलियो का पूरा ओवरऑल रिटर्न अगर आप देखोगे ना तो नीचे के साइड पे आ जाता है और आपका पोर्टफोलियो अंडर परफॉर्म करने लगता है। तो इस तरीके से जो आपको सोचना चाहिए। होपफुली आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। और अभी सच में साइन ऑफ कर रहा हूँ, आयुष मर्दा साइनिंग ऑफ। और मास्टर क्लास का लिंक मैंने कॉमेंट सेक्शन के अंदर दिया हुआ है। जीरो टू हीरो और पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का दोनों मास्टर क्लास के अंदर जो है ना आपको अनलिमिटेड वैल्यू मिलती है। तो आपको जो है सिर्फ 5000 रुपीज़ के अंदर जो है आप मार्केट के अंदर एक ऐसा स्किल सेट बिल्ड कर रहे हो बॉस, ऐसा स्किल सेट बिल्ड कर रहे हो कि आपको जो है ना कोई फाइनेंस
कोर्सेज पे स्पेंड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ 5000 रुपीज़ में मैं आपको ये चीज़ बोल सकता हूँ कि इसके बाद जो है ना आप कभी भी किसी भी स्टॉक के अंदर जो है नहीं फंसोगे, और आपका जो है खुद का एक एंट्री एग्जिट फ्रेमवर्क होगा। आपको पता होगा कि डिफरेंट सेक्टर्स के अंदर आपको क्या ट्रैक करना है और किस तरीके से जो है आपको किसी भी स्टॉक के अंदर जो है पोजीशन ऐड करनी चाहिए या कट करनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें जो है आपको पता होगी। तो मास्टर क्लास के अंदर आपको जो वैल्यू मिलती है ना बॉस, वो बहुत ज़्यादा अनलिमिटेड है। और इन टर्म्स ऑफ नॉलेज में बात करूँ तो आपको 100x ज़्यादा वैल्यू मिलती है आपको जो नॉलेज मिलता है मास्टर क्लास के अंदर। तो मास्टर क्लास के जितने भी रिव्यूज़ आए ना बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है और लोगों को जो है बहुत ज़्यादा वैल्यू एडिशन मिला है मास्टर क्लास से। तो कमेंट सेक्शन के अंदर लिंक दे रहा हूँ, क्योंकि मार्केट के अंदर आपको प्रैक्टिकल नॉलेज होना जो है ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने भी 2 लेवल ऑफ CFA क्लियर कर रखे, लेकिन ये फाइनेंस कोर्स जो है ना आपको मार्केट के हिसाब से कभी नॉलेज नहीं देंगे। तो इसलिए मास्टर क्लास जो है आपके लिए मस्ट नीडेड है अगर आपको फाइनेंस मार्केट के अंदर, स्टॉक मार्केट के अंदर जो है प्रैक्टिकली चीज़ें समझनी है, डिफरेंट सेक्टर्स को, डिफरेंट कंपनीज को मेरी तरीके से ट्रैक करना है। तो मैं आपको ये बता सकता हूँ कि ये दोनों मास्टर क्लास आप देख लोगे ना तो आपका लेवल और मेरा लेवल इक्वल होगा और आप भी जो है एक इंडिपेंडेंट इन्वेस्टर बन जाओगे। दैट्स इट। ऑन दिस नोट, आयुष मर्दा साइनिंग ऑफ। जय हिंद, जय भारत।